फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आज की हो चुकी है खत्म और एक बार फिर से जे ऊसो का जवाब रोमन रेंस के लिए है नो हीट। और सोलो सिकोआ इतने महीनों में पहली बार चमके लाइक अ स्टार और ऐसा लग रहा है कि अब ये फुल स्विंग में ब्लड लाइन की स्टोर लाइन जो है वो चल चुकी है। ये और बहुत कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। ये है आपकी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा स्टार्ट करती है शो को नई ब्लड लाइन, जहां पे सोलो सिकोआ के बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने एक वे बेटर वे स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन को क्रिएट कर दिया है। और इसके बारे में ना ही रोमन रेंस कुछ कर सकता है, ना जिमी ऊसो कुछ कर सकता है। और जे ऊसो तो इन लोगों के साथ कुछ वैसे ही लिंक नहीं रखना चाहता, कोई नाता नहीं रखना चाहता। तो ऑब्वियसली लोग हीट चैंट करते हैं, सोलो सिकोआ कहते हैं नो हीट। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि ये अटैक्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे रोमन रेंस के ऊपर और जिमी ऊसो के ऊपर, अनलेस आज एंड ऑफ द नाइट तक रोमन रेंस आके एक्नॉलेज कर लें सोलो सिकोआ को। और उसी समय म्यूजिक बज जाता है जे ऊसो को और क्राउड पागल हो जाता है भाई। इस पॉइंट पे जो एंट्रेंस आज जे ऊसो की स्मैकडाउन में है भाई, उसको रिपीट कर करके आप जितनी बार देखोगे बोर नहीं होगे, बिकॉज ये है वो फैन रिएक्शन जो जे ऊसो अब लेने के लायक बन चुके हैं अकेले एज ए सिंगल सुपरस्टार। अनबिलीवेबल रिएक्शन था, क्राउड पागल होता जा रहा था, सारा क्राउड बाउंस कर रहा था, हीट चैंट्स हो रही हैं। और जे ऊसो का ये सरप्राइज था जो आई डोंट थिंक लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे आज की स्मैकडाउन में। तो जे ऊसो आते हैं बाहर और यहाँ पे ऑब्वियसली वो कहते हैं कि रोमन रेंस वाली जो सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हुई मेरी और रोमन के साथ जिसके लिए अभी भी मैं ठीक फील नहीं करता हूं। लेकिन सोलो भाई जो तूने अभी रिसेंटली करा है ना, वो तेरा तरीका सही नहीं है अप्रोच करने का, बिकॉज जिस तरीके से तू फैमिली को डिवाइड कर रहा है वो चीज बेकार है। और वो यहाँ पे सोलो सिकोआ को अपना लिटिल ब्रदर बोलते हैं, छोटे भाई की तरह वहां पे बात करने आए थे कि ऊस टू ऊस ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, मेरे को यहाँ पे और कोई चीजें बीच में ज्यादा लानी नहीं है। तो बेसिकली जे तो अपना काम करने आए थे, यहाँ पे सोलो को एडवाइस देने आए थे। वो कहते हैं कि जो उला फाला के पीछे तू लड़ रहा है ना, ये उला फाला ऐसे नहीं ली जाती, इसको अर्न करा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोआ कहते हैं कि भाई क्या तू मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करेगा, बिकॉज तू मुझे पहली बात तो लिटिल ब्रदर बोलना बंद कर ले, बिकॉज आई एम योर ट्राइबल चीफ नाउ। तो सोलो सिकोआ तो क्लियरली इस बात से पीछे नहीं हटने वाले थे कि उनकी खुद की वैल्यू क्या है। और ये चीज अच्छी लगती जा रही थी मुझे आज उनके कैरेक्टर के बारे में। पूरे शो में उन्होंने यही चीज आज कंटिन्यू रखी। और सोलो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से वो फैमिली को डिवाइड नहीं कर रहे, वो फैमिली को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन अब है और इससे पहले कभी थी नहीं। और वो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर जे तू इसको ज्वाइन करना चाहता है, रोमन रेंस मेरी ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहता है, तो तुम दोनों के लिए मेरे पास जगह है, सिर्फ तुम्हें आना है और मुझे एक्नॉलेज करना है। तो जे ऊसो सामने से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जो तू कह रहा है वो इतना ही सच है, अगर तू सबको यूनाइट करना चाहता है वापस, तो तूने ये टोंगन्स को क्यों हायर करा है, तूने जेकब फाटू को क्यों हायर करा है। और जेकब फाटू बिल्कुल स्टेयर दे रहे थे यहाँ पे जे ऊसो को, और जे ऊसो कहते हैं इफ ही कीप स्टेयरिंग मी लाइक दैट आई विल किक हिज एस। और जेकब फाटू का भाई गुस्सा यहाँ पे जाग जाता है, लेकिन सोलो सिकोआ रोकते हैं उनको। वो कहते हैं भाई थम जा तू यहीं पे। और उसके बाद यहाँ पे जे ने एक ऐसी लाइन ड्रॉप करी जो कि वियर्ड थी, लेकिन वो सोलो को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सी ईच अदर इट विल बी डिफरेंट। यानी कि वो कह रहे हैं अगली बार जब मैं मिलूंगा तेरे से तो चीजें ऐसी रहेंगी नहीं जैसी आज हैं। तो मे भी जे ऊसो एक ही ट्राई लेना चाहते थे सोलो सिकोआ को मनाने के लिए कि क्या ये मान जाएगा तो चीजें सही हो जाएंगी, मुझे भी रोमन के साथ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। सोलो ने अपना जो एटीट्यूड है उसको कायम रखा और जे ऊसो काइंड ऑफ वार्निंग देके गए थे, वो सोलो पे काम नहीं करी। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सोलो के सामने आएंगे तो चीजें हमें एक अलग ही पर्सपेक्टिव में देखने को मिले। अनबिलीवेबल सेगमेंट थी टू ओपन स्मैकडाउन टुडे और बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये चीज ऑब्वियसली कंटिन्यू हुई थ्रू आउट द शो, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब रिव्यू में स्टे ट्यून्ड रहें। इसके बाद ये पहला मैच होता है 2 में से 1 और ये ट्रिपल थ्रेट मैच था। तो बेसिकली 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस के विनर्स एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर टैग टीम के नंबर 1 कंटेंडर्स यहाँ पे फॉर्म करे जा रहे थे। तो पहला मैच जो देखने को मिला वो था DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड प्रीटी डेडली। ये काफी अच्छा मैच था और ओवरऑल मैं कहूंगा भाई आज पूरे शो में क्राउड भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व लग रहा था। फ्रॉम कोलंबिया, साउथ कैरोलिना, काफी मस्त, मतलब लोग उसके अंदर पूरे तरीके से ऐसे आए थे कि भाई पैसे
पैसे दिए हैं तो हम यहाँ पे शोर मचाने भी आए हैं। तो शो काफी अच्छा है, मैच काफी अच्छा, रिएक्शन काफी अच्छा, कुछ ज्यादा मेरी कंप्लेंट्स यहाँ पे रहेंगी। और इस मैच की एंडिंग भी थोड़ी अलग तरीके से करी गई बिकॉज किट विल्सन जो कि वन हाफ ऑफ प्रीटी डेडली है, वो लीगल मैन थे जिनको यहाँ पे आई थिंक जॉनी गारगानो पिन करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे मॉन्टेस फोर्ड एल्टन प्रिंस को भी पिन कर देते हैं। तो पहले रेफरी को तो क्लियर थी ये बात कि कौन इस मैच को जीता है, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लगा कि वो जीत गए बिकॉज उन्होंने भी अपना फिनिशर लगाया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद अनाउंस करा जाता है बिकॉज यहाँ पे किट विल्सन लीगल बंदा था, इस वजह से DIY को यहाँ पे विक्ट्री दी गई। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि कितनी छोटी सी गलती की वजह से वो मैच नहीं जीत पाए, लेकिन DIY इस टैग टीम मैच को जीत चुकी है। इसके बाद बैक स्टेज अराइव होते हैं रोमन रेंस जिमी ऊसो के साथ, और जैसे ही वो अपनी SUV से बाहर उतरते हैं आ जाते हैं वहां पे जे ऊसो, और जे ऊसो को रोमन रेंस देखते ही बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। और जे पहले सोचते हैं भाई इस बंदे ने मुझे ये तो बात बोल दी, और क्राउड की चीयर्स पीछे से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन जे तब भी रोमन को कहते हैं नो ईट। वो कोशिश करते हैं रोकने की यहाँ पे जे को, लेकिन वो रुकते नहीं, वो वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट थी और ये बहुत ही फनी था भाई, जिमी ऊसो ना पीछे वाइज मैन की तरह बैठे हुए हैं रोमन के, और रोमन एकदम से डर जाते हैं देख के, भाई तू क्या कर रहा है, तू वाइज मैन वाली जगह पे क्यों बैठा है। लेकिन जिमी कहते हैं मैं तेरे को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज इस सिचुएशन को हमें ठीक करना है, सॉल्व करना है, हम करें तो करें क्या। रोमन रेंस कहते हैं मैं आज इस सिचुएशन को फिक्स कर दूंगा। तो जिमी कहते हैं हाउ द हेल आर यू गोइंग टू डू दैट, जे है नहीं कुछ है नहीं, तू कैसे इसको फिक्स करेगा। रोमन रेंस कहते हैं मैं जाऊंगा उस रिंग के अंदर और एक्नॉलेज कर लूंगा आज सोलो सिकोआ को। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मेन इवेंट की सेगमेंट में क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो रोमन रेंस और जे ऊसो की थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्रंटेशन आज देखने को मिली, वो बहुत मुझे अच्छी लगी। इसके बाद मैच देखने को मिला लैश लेजेंड का अगेंस्ट पाइपर निविन, जो कि उनके लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी। उन्होंने पिन कर दिया यहाँ पे और काफी अच्छे से एंड में पिकअप करके अपना फिनिशर भी लगाया पाइपर को। चेल्सी ग्रीन को यहाँ पे रोक लिया जाता है रिंग साइड, उनकी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करी, और ऑब्वियसली एक बार फिर से बियांका और जेड कारगिल का मैच होगा इनके साथ फॉर द टैग टीम टाइटल्स, तो इस वजह से यहाँ पे इनको जितवाया गया। कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर, और रिंग में यहाँ पे रखी हुई थी WWE की क्राउन जूल चैंपियनशिप, और उसके बारे में वो बात करने आए थे। और एक चीज जो मुझे बेकार लगी कि पूरे प्रोमो में यहाँ कोडी रोड्स ने एक बार भी केविन ओवेंस या रैंडी ऑर्टन का मेंशन नहीं करा। ये पूरा प्रोमो जो है वो फोकस था इस चैंपियनशिप के ऊपर और क्राउन जूल को प्रमोट करने के लिए। और कोडी रोड्स बाहर आके बोलते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकली हमेशा एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होता है तो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, स्टेक हाई हो जाते हैं, और वो काफी सारे अपने हिस्टोरिकल मैचेस को यहाँ पे बताते हैं कि ये मैच हुआ था, वो मैच हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि उन चैंपियनशिप मैचेस और इसमें अलग ये है कि क्राउन जूल सऊदी अरेबिया में इस बार एक विनर 100% निकल के ही आएगा, और उस विनर को ये चैंपियनशिप दी जाएगी जिसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइन टाइटल बोला जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। वो गुंथर की बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपने हाथों से एक पेड़ को चॉप कर सकता है, गिरा सकता है, और इस वजह से काफी लोग उनसे डरे रहते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनमें से एक नहीं है। वो गुंथर से डरते नहीं है। वो कहते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर मेरे और WWE फैंस के रिलेशन काफी अच्छे हो गए हैं। मैं जब आया था मैंने बोला था मैं जॉन सीना की तरह एक स्केड्यूल लेना चाहता हूं, और वो चीज मैंने करके भी दिखाई। अब मैं एक चैंपियन भी हूं, लेकिन क्राउन जूल के अंदर वो चैंपियनशिप मैं जीतने वाला हूं फॉर माय डॉटर, ऐसा उन्होंने बोला। और नेक्स्ट वीक के लिए गुंथर को उन्होंने इनवाइट करा है स्मैकडाउन में, ताकि वो उनके रीजन जान सकें कि क्यों आखिर गुंथर को लगता है कि वो जीतेंगे उस चैंपियनशिप को, और वो गुंथर की आंखों में देख के उनसे पूछना चाहते हैं सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो भाई आई डोंट नो, ये प्रोमो था जो काफी ओके था प्रोमो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लगा नहीं, लेकिन क्राउड काफी सपोर्ट में था एक बार फिर से कोडी रोड्स के। और नेक्स्ट वीक एक कन्फ्रंटेशन होगी स्मैकडाउन पे, गुंथर आएंगे तो चीजें ऑब्वियसली स्पाइसी हो सकती हैं, लेकिन नो मेंशन ऑफ केविन ओवेंस इन दिस प्रोमो। लेकिन केविन ओवेंस का खुद का एक टेप्ड वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो चली आज स्मैकडाउन पे, जहां उन्होंने फाइनली अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करा, और वो बात करते हैं किस तरीके से रिसेंटली 10 साल से भी ज्यादा उनको हो चुके हैं अब WWE में आए हुए, और वो इस बात से बिल्कुल पिस्ड ऑफ हैं जिस तरीके से उनको ट्रीट करा जा रहा है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वो कहते हैं मेरे करियर में आया है, लेकिन जितना बुरा हाल इस टाइम पे चल रहा है शायद कभी हुआ नहीं। बिकॉज WWE के ऑफिशियल्स ये केविन ओवेंस को बोलते हैं कि तू स्मैकडाउन में आ ही नहीं सकता, तू अरीना में कदम ही नहीं रख सकता। व्हाई? बिकॉज मैंने उनके गोल्डन बॉय को उसकी स्टूपिड बस के आगे अटैक कर दिया था। क्या सिर्फ इतना रीजन है और मुझे तुमने बाहर भगा दिया? तो केविन ओवेंस डेफिनेटली इस चीज को अनफेयर मानते हैं कि किस तरीके से उनको ट्रीट करा जा रहा है WWE ऑफिशियल्स की तरफ से।
लेकिन वो कहते हैं कि देख भाई ये तो कोडी रोड्स की बात हो गई, लेकिन जिस चीज से मैं ज्यादा गुस्सा हूं वो है रैंडी ऑर्टन, बिकॉज रैंडी ऑर्टन के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला था। हमेशा से रैंडी ऑर्टन के लिए मेरी रिस्पेक्ट थी। और हाँ, लोग बोलेंगे कि केविन ओवेंस हमेशा अपने दोस्तों के अगेंस्ट टर्न कर जाता है, लेकिन रैंडी वॉज डिफरेंट। और मुझे लग रहा था कि हमारी दोस्ती बढ़िया चलेगी उस दिन तक जब रैंडी ने मेरी जगह कोडी रोड्स को चुन लिया। और केविन ओवेंस से ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही और इस वजह से वो है पागल रैंडी ऑर्टन के पीछे। लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे नहीं पता मैं WWE में कभी वापस आ भी पाऊंगा या ये मुझे कभी वापस उस कंपनी में कदम रखने भी देंगे या फिर नहीं। तो केविन ओवेंस की जो एक्सप्लेनेशन थी वो काफी डिसेंट थी। कोडी रोड्स से ज्यादा अभी लाइमलाइट रैंडी ऑर्टन पे दी जा रही है, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज निक ऑल्डिस के पास गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि क्राउन जूल में आई वांट केविन ओवेंस। लेकिन निक ऑल्डिस कहते हैं भाई मैं भी वो मैच बनाना चाहता, लेकिन वो मैच हो नहीं सकता। रैंडी ऑर्टन कहते हैं क्या मतलब है मैच नहीं हो सकता? तो वो कहते हैं भाई ये मेरे हाथ में नहीं है और ये अपर मैनेजमेंट से बात आ रही है, इस वजह से मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, इस मैच को मैं नहीं बना पाऊंगा। रैंडी ऑर्टन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है मुझे कहां जाके बात करनी है। और ऑब्वियसली वो ट्रिपल एच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मे बी अब रैंडी और ट्रिपल एच के बीच की कोई कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। और क्योंकि केविन ओवेंस और ट्रिपल एच की भी आपस में इतनी हिस्ट्री है, तो उस चीज को भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि आखिर केविन ओवेंस ये जो सारी बातें बोल रहे हैं कि उनको अपर मैनेजमेंट ने आने से मना कर दिया है, क्या ये एक्चुअली ट्रू है या फिर पॉलिटिक्स सच में केविन ओवेंस ही चला रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। अच्छी चीज ये कि WWE अभी कोडी और गुंथर को अलग रख रही है, ऑर्टन और केविन को अलग रख रही है, लेकिन ये सब कुछ एक ही के अंदर टाई होने वाला है और वो क्राउन जूल के बाद हमें फटता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद डेब्यू देखने को मिला फाइनली आज स्मैकडाउन में मोटर सिटी मशीन गन्स का, जो एक बार फिर से कमाल करते हैं भाई। क्रिस सेबन, एलेक्स शेली, हिस्टोरिकल ये जो है वो पूरी आइकॉनिक लेजेंडरी टैग टीम है TNA में। इतने सालों तक हमने इनको लड़ते हुए देखा है और फाइनली ये WWE में आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चीज थी। तो मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच हुआ यहाँ पे लॉस गार्जा और A टाउन डाउन अंडर के साथ। ये भी एक डिसेंट मैच था जहां पे वो इसको जीत चुके हैं और इस सेकंड मैच जीतने के बाद, अपने डेब्यू में जीतने के बाद, अब उनका मैच नेक्स्ट वीक DIY के साथ होगा और उस मैच का विनर विल बी द नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द न्यू टैग टीम टाइटल्स। तो नेक्स्ट वीक ये मैच होने वाला है अंड्राडे और कार्मेलो हेज के बीच में और इनकी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिली इनके 7th मैच से पहले और वहां पे एक बार फिर से इनकी बहस हो गई, ब्रॉल स्टार्ट हो गई और निक ऑल्डिस को गुस्सा आ चुका है। तो 7th मैच स्पेशल के लिए एक स्पेशल गेस्ट रेफरी रखा गया है एंड दैट इज LA नाइट। और वो कहते हैं मैं दोनों को 2 बार हरा चुका हूं। तो ये मत समझना कि स्पेशल गेस्ट रेफरी का मतलब ये है कि मैं दोबारा से इनमें से किसी एक को एक US टाइटल का मौका देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ मेरा काम वहां पे इतना ही होगा, दिखाना इनको इनकी एक्चुअल औकात, और उस वजह से यहाँ पे उनको रेफरी बनाया जा रहा है नेक्स्ट वीक इस मैच के लिए। इसके बाद नाया जैक्स की टीम पार्टनर आज बनी कैंडिस लेरे, बिकॉज टिफनी स्ट्रैटन को हो गया है बुखार और वो नहीं आ पाई स्मैकडाउन में। लेकिन निक ऑल्डिस कहते हैं तेरा मैच तो तब भी होगा, तू एक पार्टनर ढूंढ ले। और इनका मैच था अगेंस्ट बेली एंड नयोमी और आई डोंट नो कि मैच की एंडिंग एग्जैक्टली वैसे हुई या फिर नहीं, लेकिन कैंडिस लेरे ने पिन कर दिया यहाँ पे बेली को और वो इस तरीके से मैच खत्म हो गया कि नाया जैक्स बाहर गिरी हुई थी और उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि कैसे मेरी किसी बिना हेल्प के ही यहाँ पे बेली को पिन करके कैंडिस लेरे ने हमारी टीम को मैच भी जितवा दिया। तो कैंडिस लेरे को तो अपने आप एक शौक लग गया था कि मैंने ये किया है, वाओ भाई मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे उनका मैच जो है वो जीत गए और नाया जैक्स के साथ उन्होंने सेलिब्रेट करा और कुछ खास यहाँ पे था नहीं। लेकिन फाइनली अपने शो के मेन इवेंट में आते हैं रोमन रेंस दी OTC अपनी एंट्रेंस करते हैं, वो रिंग के अंदर आते हैं और बात करते हैं एक बार फिर से दैट कोलंबिया साउथ कैरोलिना एक्नॉलेज मी मे बी फॉर द लास्ट टाइम। वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो और सीधा इसके बाद बाहर आ जाते हैं सोलो सिकोआ, बिकॉज ऑब्वियसली वही मेन मुद्दा था इस सेगमेंट का। सोलो आते हैं अपने रेसलिंग गियर के अंदर और रोमन रेंस खड़े हुए हैं और रोमन रेंस यहाँ पे सोलो सिकोआ को बोलते हैं कि भाई तूने आज बोला शुरू में स्मैकडाउन के कि तूने बेटर ब्लड लाइन बना दी है, इससे बढ़िया कभी ब्लड लाइन थी नहीं, ये है वो है, लेकिन मैं वो चीज देख क्यों नहीं पा रहा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेटर ब्लड लाइन है, मुझे तो ऐसा लगता है इस टाइम पे हमारी फैमिली डिवाइडेड है, हमारी फैमिली ब्रोकन है और ये चीज जो है मैं मुझसे देखी नहीं जा रही। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने अपने फादर को बोला था कि मैं इस चीज को फिक्स करूंगा और मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि हम वापस अपनी अबंडेंस को बढ़ाएं, हमारी वेस्ट के अराउंड टाइटल्स हों और लोग हमें एक एक्चुअल रियल ब्लड लाइन की तरह देखें। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारी फैमिली वापस उस स्टेज तक पहुंचे। और सोलो सिकोआ जिस तरीके से हंसते हैं ना यहाँ पे, अनबिलीवेबल था भाई। और ये चीज मैं उनको आज क्रेडिट दूंगा कि यही और WWE को करना है आने वाले हफ्तों में, ताकि सोलो सिकोआ एक मॉन्स्टर
मास्टर की तरह लगे, एक ऐसा हील लगे जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। और सोलो यहाँ पे हंसते हैं और रोमन को कहते हैं भाई तू मुझसे पूछ रहा है कि तुझे क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, यू हैव टू एक्नॉलेज मी। और रोमन रेंज ऑब्वियसली थोड़ा सा उनका मुंह इधर उधर हिला, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ठीक है सोलो, ठीक है अगर तेरे को यही चाहिए, आई एक्नॉलेज यू। वो 2 बार बोलते हैं यहाँ पे सोलो को, आई एक्नॉलेज यू। लेकिन सोलो सिकोआ कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, तुझे मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा एज योर ट्राइबल चीफ। और तब रोमन रेंज को थोड़ा और ज्यादा बुरा लगा कि भाई ये तो मैं कैसे कर दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। और रोमन रेंज वहां पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या वो बोलेंगे, और सोलो सामने से कहते हैं एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ और एल्स। और रोमन रेंज कहते हैं और एल्स व्हाट, और गुस्से में एकदम चीख के बोलते हैं। और फिर सोलो हंसते हैं और कहते हैं देखा देखा रोमन, मुझे पता था तू कभी बदल नहीं सकता, तेरा गुस्सा फिर से वो सामने आ चुका है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी नहीं बदल सकता। और इसी के बाद वो बजाते हैं चुटकी और बाहर बुला लेते हैं अपनी ब्लड लाइन को, जो कि जिमी ऊसो को ड्रैग करते हुए लेके आते हैं रैंप के ऊपर। उनको ऑलरेडी अटैक करा जा चुका है और रोमन रेंज यहाँ पे लड़ने की कोशिश करते हैं आज एक बार फिर से नई ब्लड लाइन से, लेकिन द नंबर्स गेम वाज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। और जबकि थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश करी, यहाँ पे उनको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया सेकंड टाइम, और एक बार फिर से 2 सोलो स्पाइक उनको पड़े हैं। और यही चीज मैं देखना चाहता था, ये नहीं चाहिए था कि आज जे बाहर आ जाए और सेव कर दे एकदम से रोमन को, जब ऑब्वियसली वो अभी रोमन के साथ सेम पेज पे नहीं है। लेकिन फॉर फैमिली रीजंस इस डिवीजन को ठीक करने के लिए, सोलो को एक सबक सिखाने के लिए, सोलो की अक्ल ना ठिकाने आने पे जे को मजबूरी में ही सही, लेकिन रोमन रेंज की मदद जरूर करनी पड़ेगी ताकि ब्लड लाइन, ये फैमिली जो है वो ठीक हो सके। और इसी वजह से ये जो एंडिंग थी आज स्मैकडाउन की बहुत ही बढ़िया, और सोलो सिकोआ पहली बार बहुत लंबे टाइम बाद मुझे एक डिसेंट अच्छा कैरेक्टर लगा, एक बढ़िया हील लगा। और ऐसा नहीं था कि ये कैसा ट्राइबल चीफ है। भाई आज मजा आया स्मैकडाउन को देख के। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि यहां से अब नेक्स्ट वीक में क्या लीड हो सकता है, क्या क्राउन जूल में कोई मैच होगा ब्लड लाइन का या फिर नहीं, वो भी मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।